Okay, so yesterday we started with the various levels or the various patterns of biodiversity. तो जिसमें कल लास्ट में जो टॉपिक जहाँ पे छोड़ा था दैट वाज द लैटिट्यूडनल एंड द ऑल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट्स, जिसमें हमने क्या बात की थी, वी सेड कि जो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी होती है दैट इज एक्चुअली प्रेजेंट एट द इक्वेटर. ठीक है, तो एज ग्रेजुअली एज वी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स, तो जो स्पीशीज की डाइवर्सिटी है इट कीप्स ऑन decreasing, which means that the maximum number of or the maximum biodiversity is present at the equator. We also studied it with several examples like जैसे जो maximum diversity है that is present in the tropical forest. And why is so much diversity present in tropical forest? Because जो tropical forest के जो areas हैं they have been undisturbed for a very long time. ठीक है, and also वहाँ पे there are so many favorable conditions which favor the survival of the species and also the biodiversity or the variety of the species over there. ठीक है, तो उसी में after the latitudinal gradients उसी में जो एक next heading है that is actually the species area relationship. ठीक है, so what is this species area relationship? इसको एक्सप्लेन कर किया था एक साइंटिस्ट ने whose name was Alexander von Humboldt एंड ही वाज फ्रॉम जर्मनी. ठीक है, तो इसने क्या किया, वो वन वंस ही स्टार्टेड ऑन अ जर्नी इन इन एक्सप्लोरिंग द वाइल्डनेस ऑफ द साउथ अमेरिकन जंगल्स. ठीक है, तो वो घूमने के लिए निकला था इन द जंगल्स ऑफ साउथ अमेरिका. सो व्हाट डिड ही ऑब्जर्व? सो ही फाउंड दैट विद इन अ रीजन, से देखा जैसे जैसे एक रीजन का एरिया को हम इंक्रीज करते जाते हैं तो स्पीशीज की जो रिचनेस है वो इंक्रीज होती जाती है. ठीक है, मतलब ही मेंट कि अगर सपोज पहले वो ही इज टॉकिंग अबाउट 1 हेक्टेयर. ठीक है, एंड देन ही इंक्रीज द एरिया अप टू 10 हेक्टेयर एंड देन 15 20 50. सपोज ही केप्ट ऑन इंक्रीजिंग द एरिया. सो उसने क्या ऑब्जर्व किया, जैसे जैसे वो अपना एरिया को कवर अप करते जा रहा है या एरिया जो उसका है वो इंक्रीज होता जा रहा है, तो उसने देखा कि जो स्पीशीज रिचनेस है वो भी इंक्रीज होते जा रही है. बट आफ्टर सम टाइम ही ऑब्जर्व दैट ये जो स्पीशीज रिचनेस. हाँ बोलो. सो जो नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे दैट इज एक्चुअली द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप. ठीक है, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप वाज एक्चुअली explained by a German scientist whose name was Alexander von Humboldt. ठीक है, so Alexander von Humboldt ने क्या किया था, he actually set out on a journey. वो एक अपनी journey पे घूमने के लिए निकला था. And where did he go? He actually went into साउथ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के जंगल्स को एक्सप्लोर करने निकला था. सो व्हाट डिड ही एक्चुअली ऑब्जर्व? उसने देखा कि जैसे जैसे वो अपने जो एरिया ऑफ रिसर्च है या जो अपना जंगल्स में जैसे जैसे वो ज्यादा से ज्यादा और एरिया कवर करते जा रहा था, तो उसने देखा कि स्पीशीज की जो रिचनेस है वो इंक्रीज होते जा रही है. ठीक है, बट उसने आफ्टर सम टाइम ही नोटिस कि जो स्पीशीज की रिचनेस इंक्रीज हो रही है वो एक सर्टेन एक्सटेंट तक ही इंक्रीज हो रही है. एंड जब वो एक्सटेंट आ जाता है तो उसके बाद देर इज नो फर्दर इंक्रीज इन दैट स्पीशीज रिचनेस. ठीक है, so to explain this observation of his, he actually plotted a graph. ठीक है, and वो जो ग्राफ था वो ग्राफ कैसे निकल के आया? It came out to be actually rectangular hyperbola. ठीक है, तो जब उसने उसको लॉग स्केल के ऊपर प्लॉट किया तो वो इक्वेशन ये कर्व बन के आता है एक स्ट्रेट लाइन. तो एक्चुअल में कर्व क्या है? वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है. बट when he plotted it on a logarithmic scale, it actually came out to be a straight line. So he plotted this graph. Y-axis पे इसने क्या लिया? Y-axis पे he took the species richness and x-axis पे he took the area. ठीक है, so equation क्या बन के आती है? S is equal to CA raised to the power Z. So this is actually the rectangular hyperbola. But just इस equation को simplify करने के लिए ही put it on a logarithmic scale. So log scale पे जब उसको उसने put किया तो the equation came out to be log S is equal to log C plus Z log A. ठीक है, so this is the equation which he gave. तो अब इसमें क्या क्या है? This S actually represents the species richness. Z is the slope of the line. Y is the Y is the regression coefficient actually. ठीक है, Y is the रिग्रेशन कॉफिशिएंट. रिग्रेशन कॉफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी? रिग्रेशन कॉफिशिएंट मतलब एक कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट
कैसे रहेगा उसके भी हम देखेंगे। ए इज एक्चुअली द एरिया एंड सी इज द वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। तो उसने क्या देखा कि ही ऑब्जर्व जो जनरली वाई की वैल्यू होती है इट एक्चुअली लाइज बिटवीन 0.1 टू 0.2, ये कांस्टेंट होता है और इसकी जो वैल्यू होती है वो जनरली इट लाइज बिटवीन 0.1 टू 0.2। बट ये जो 0.1 टू 0.2 वैल्यू है ये एक स्पेसिफिक रीजन के लिए वैलिड है। मतलब जैसे ये साउथ अमेरिका के जंगल्स में निकला था, सो दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज वैलिड फॉर दोज जंगल्स। मतलब हम कहीं पे भी जा रहे हैं तो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए वैलिड है। बट अगर हम अपने स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप को एक बहुत लार्जर एरिया पे देखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू कंसिडर इट फॉर एन एंटायर कंट्री और इवन अ कॉन्टिनेंट, तो ये जो y की वैल्यू है वो चेंज हो जाती है एंड इट कम्स टू लाई बिटवीन 0.6 टू 1.2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो मतलब कहने का मतलब कि अगर एक छोटे बहुत ज्यादा बड़े रीजन के लिए अगर हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो y की वैल्यू होगी इस रेंज में, एंड अगर कुछ बहुत बड़े रीजन की अगर हम बात करें तो y वैल्यू विल चेंज, ठीक है। So, अच्छा, this y is 0.1 to 0.2 regardless of the taxonomic group. Taxonomic group मतलब कि it doesn't matter whether we are talking about the birds or whether we are talking about the mammals और invertebrates से कोई भी एनिमल की बात करें उसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है कि हम कौन से पर्टिकुलर टेक्सॉन की बात करें, ठीक है। इट इज वैलिड फॉर ईच एंड एवरी टेक्सॉन, ठीक है। बट बस ये याद रखना है कि जो y की वैल्यू है वो फ्लक्चुएट हो जाएगी या चेंज हो जाएगी इफ वी कंसिडर जो हमारा एरिया अंडर कंसिडरेशन है इट बिकम्स वेरी लार्ज, ठीक है। सो दिस वाज द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप which was actually given by Alexander von Humboldt, ठीक है। अच्छा, इसी के बाद इसी से कुछ रिलेटेड मतलब बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था रिवेट पॉपेट, ठीक है। तो उसने खुद के नेम पे एक हाइपोथेसिस दे दिया। रिवेट पॉपेट ने क्या कहा, सबसे मतलब ये रिवेट पॉपेट हाइपोथेसिस था, जो साइंटिस्ट था उसका नाम था पॉल एलरिक, ठीक है। पॉल एलरिक ने ये हाइपोथेसिस दिया था। उसने बोला कि उस लोगों को दे कुडंट अंडरस्टैंड द importance of biodiversity, ठीक है। So he came up with a very interesting way. He came up with his own hypothesis to explain it to people कि that what is the importance of biodiversity, ठीक है। So उसने क्या किया कि he gave this hypothesis to explain the effect of decrease of biodiversity in ecosystem। मतलब कि अगर हम human beings अपने एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के वजह से इफ वी कीप ऑन एक्सप्लॉइटिंग द बायोडाइवर्सिटी इन आवर इकोसिस्टम, सो ग्रेजुअली आफ्टर सम टाइम उसका एनवायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, तो उसके लिए उसने ये हाइपोथेसिस दिया, ठीक है। सो उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसने क्या बोला, इसने एक एग्जांपल लिया किसका, एरोप्लेन का। तो एरोप्लेन का एग्जांपल लेके उसने एक्सप्लेन किया, एक एरोप्लेन को कंपेयर किया, किससे कंपेयर किया, इकोसिस्टम से। उसने बोला कि जैसे एक एरोप्लेन में so many rivets are present। rivets मतलब कि rivets मतलब are the various parts of the aeroplane। मतलब जो सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए एरोप्लेन को रिक्वायर होता है दे आर एक्चुअली rivets। तो एक एरोप्लेन में थाउजेंड्स ऑफ rivets आर प्रेजेंट, ठीक है। तो उसने यहाँ पे इस इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करने के लिए क्या बोला कि जो एक इकोसिस्टम है उसको उसने कंपेयर किया एक एरोप्लेन से, ठीक है। उसने बोला कि एन एरोप्लेन लाइक एन इकोसिस्टम हैज थाउजेंड्स ऑफ रिवेट्स, ठीक है। एरोप्लेन में तो क्या प्रेजेंट होते हैं, रिवेट्स, ठीक है, जो उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एंड इकोसिस्टम में उसको रिवेट्स को किससे कंपेयर किया, उसको कंपेयर किया स्पीशीज से, ठीक है। फिर उसने बोला कि अगर व्हेन द एरोप्लेन इज सपोज इट इज फ्लाइंग इन द एयर, ठीक है, सपोज वो फ्लाई कर रहा है एयर में एंड वो जो पैसेंजर्स उसमें बैठे हैं, अगर सपोज हम उन रिवेट्स को एक एक करके एरोप्लेन में से वो निकालना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जो पैसेंजर्स प्लेन में बैठे हैं वो पैसेंजर्स एक एक करके वो एरोप्लेन से रिवेट्स निकालना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसने बोला कि इनिशियली तो उससे जब धीरे धीरे वो निकालेंगे स्टार्टिंग में तब तो उससे उससे फ्लाइट की सेफ्टी पे तो देयर वोंट बी मच इफेक्ट। बट अगर कॉन्टिन्यूसली मतलब सिंस देयर थाउजेंड्स ऑफ रिवेट्स, तो अगर ये रिवेट्स निकालते ही जाते हैं पैसेंजर, तो एक मोमेंट ऐसा आ जाएगा कि जो फ्लाइट की सेफ्टी है वो बहुत ज्यादा मतलब पीक पे आ जाएगी कि बहुत ज्यादा उसकी फ्लाइट सेफ्टी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। उसने सेम चीज एनवायरमेंट के लिए बोली, इकोसिस्टम के लिए बोली। He said, since there are present so many species in our ecosystem, and if we humans
keep on destroying these species due to our activities, तो इनिशियली क्या होगा, क्योंकि बहुत सारी मिलियंस ऑफ स्पीशीज आर प्रेजेंट एंड जिनमें से आधी से ज्यादा तो अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुई है, तो अगर हमारी एक्टिविटीज के वजह से इफ दी स्पीशीज गॉट एक्सटिंक्ट, ठीक है, तो इनिशियली तो चलो कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट अगर सेम ये एक्टिविटीज इफ दे केप्ट ऑन कंटिन्यूइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो जब स्पीशीज बहुत ज्यादा एक्सटिंक्ट हो जाएंगी तो इट विल क्रिएट अ वेरी मेजर डिसबैलेंस इन दी इकोसिस्टम, ठीक है। तो इसलिए बोला कि रिमूवल ऑफ रिवेट्स ऑफ अ क्रिटिकल पार्ट, अगर एरोप्लेन में से तो जो थाउजेंड्स ऑफ रिवेट्स हैं, अगर मैं उसमें एक बहुत ही क्रिटिकल पार्ट, प्लेन के क्रिटिकल पार्ट से इफ आई रिमूव द रिवेट, फॉर एग्जांपल मैं जो उसका प्लेन का विंग है, ठीक है, उसमें से इफ आई रिमूव द रिवेट, तो क्या होगा, प्लेन की सेफ्टी सबसे पहले इफेक्ट होगी, ठीक है, मतलब बहुत जल्दी इफेक्ट होगी। अब मतलब जैसे पैसेंजर्स पहले बाकी के एरिया से रिविट्स निकाल रहे थे, तो जो पैसेंजर्स है उन्होंने सबसे पहले रिविट्स कहाँ से निकाले, विंग्स वाले रीजन से, मतलब जो उसका मेन सबसे मेन रीजन है जो प्लेन को सबसे ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। सिमिलरली अगर इकोसिस्टम में अगर एक ऐसी स्पीशीज को रिमूव कर देते हैं जो कि एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है इकोसिस्टम में, फॉर एग्जांपल इफ वी रिमूव इफ अ टाइगर और एनी लाइन, जो मतलब ये टॉप कार्निवोर्स हैं, इफ ड्यू टू आवर एक्टिविटीज these carnivores top carnivores are somehow eliminated, तो वी कैन ऑब्वियसली गेस कि वो कितना बड़ा डिसबैलेंस क्रिएट करेगा इकोसिस्टम में। इसका एग्जाम्पल है या इसकी इंपॉर्टेंस यू कैन ऑलरेडी गेस थ्रू, बिकॉज जो जैसे जो नेशनल पार्क होते हैं, यू मस्ट हैव विजिटेड एनी नेशनल पार्क या कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो उसमें जैसे जाते हैं तो देयर इंडिया में अभी करंटली देयर पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इज गुड, ठीक है, पहले के कंपैरिजन, एंड बाकी के वर्ल्ड के कंपैरिजन में भी इंडिया में बंगाल टाइगर की जो पॉपुलेशन है दैट इज वेरी गुड। तो अगर सपोज ये सारे टाइगर्स मर जाते हैं, ठीक है, तो सिंस टाइगर इज अ टॉप कार्निवोर, तो फूड चेन पे सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा कि ठीक है, क्योंकि जो टाइगर है वो बाकी के सभी के जो भी लोअर ट्रॉफिक लेवल्स है उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखता है, ठीक है। अगर टाइगर ही रिमूव हो जाता है इस फूड चेन से, तो बाकी के जो स्पीशीज हैं एनिमल्स के, दे विल इंक्रीज इन बहुत ज्यादा एक इम्बैलेंस क्रिएट करेंगे, बहुत ही वियर्ड वे में, बहुत ही एक अजीब तरह से वो ग्रो करेंगे, उनका नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी के स्पीशीज का जो नंबर भी इंक्रीज होगा वो भी एक इम्बैलेंस क्रिएट करेगा इकोसिस्टम में। सो एग्जैक्टली देयर शुड बी अ बैलेंस इन द इकोसिस्टम, एंड गॉड हैज सेंट ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म और ईच एंड एवरी लाइफ फॉर्म, तो हर एक लाइफ फॉर्म का इट हैज एन इम्पोर्टेंस ऑन दिस अर्थ, ठीक है। So if we humans keep on removing those species because of our own anthropogenic activities, so it is going to create a very bad disbalance in the ecosystem. ठीक है? So the removal of rivets of a critical part like wings or species performing a major ecosystem function will pose a very serious immediate threat to the safety. So this was just the rivet poppet hypothesis. वो Paul Ehrlich ने दिया था just to explain the importance of biodiversity in the ecosystem. ठीक है, so now you can write it down. उसके बाद we'll start with the why is biodiversity important.
See, जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द कॉजेज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी लॉसेस. जो व्हाट आर बेसिकली बायोडाइवर्सिटी लॉसेस क्या होता है? वी ऑलरेडी नो जो वर्ल्ड है, अभी करंट वर्ल्ड है, उसमें द स्पीशीज आर बीइंग एक्सटिंक्ट एट अ वेरी अलार्मिंग रेट. ठीक है. एंड द रीजन एवरीवन नोज ऑब्वियसली ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज. अब ये जो causes of biodiversity losses है, इसको इट हैज बीन पुट अंडर 4 कैटेगरीज. ठीक है. 4 कैटेगरीज में इसको रखा गया है, इसीलिए इसको इविल क्वार्टेट बोलते हैं. क्वार्टेट मीन्स 4. सो ये जो causes of biodiversity losses है, it has been put under 4 categories. One is habitat loss and fragmentation, second is over exploitation, third is alien species invasion, and fourth is को एक्सटिंक्शन. ठीक है. तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन का क्या मतलब है कि अब वी ऑलरेडी नो क्योंकि कि जो सबसे एक तो मेन रीजन है ह्यूमन पॉपुलेशन जो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है. सो ओवर पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन. अर्बनाइजेशन मीन्स क्रिएटिंग मोर एंड मोर सिटीज, मतलब विलेजेस में भी लाइक बीइंग जो भी बेसिक कम्युनिटीज को अवेलेबल कराना है, या जो भी अर्बनाइजेशन और ज्यादा से ज्यादा मॉडर्न लाइफस्टाइल प्रोवाइड करना है, दैट इज अर्बनाइजेशन. And industrialization, which means setting up of more and more industries. So because of all of this, इसके लिए obviously we require a lot of land. ठीक है. तो अब ये land तो एक obviously एक स्पेसिफिक अमाउंट में ही प्रेजेंट है. तो इन सब चीजों के लिए सिंस ऑल दीज एक्टिविटीज आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, सो मोर एंड मोर लैंड इज रिक्वायर्ड. ठीक है. सो वो लैंड कहाँ से आएगा? बिकॉज इंडिया ओनली ऑक्यूपाइज 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल लैंड एरिया. ठीक है. So from where does that additional land come? That additional land comes from the invading the habitats of these species. ठीक है. तो जिन अब फॉरेस्ट है, जैसे फॉरेस्ट में से इफ वी कट द ट्रीज, तो ट्रीज को कट करते हैं, तो ट्रीज ऑब्वियसली वी नो फॉरेस्ट में जो ट्रीज है दे आर अ हैबिटेट ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज, बर्ड्स और मेनी अदर लिविंग क्रीचर्स. ठीक है. तो अगर हम उन ट्रीज को कट कर देते हैं तो ऑब्वियसली इट डिस्ट्रॉयज द हैबिटेट्स ऑफ वेरियस अदर स्पीशीज. ठीक है. ये तो हो गया हैबिटेट लॉस. एक इसमें फिर एक और टर्म है विच इज फ्रैगमेंटेशन. फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या है कि सपोज कोई एक फॉरेस्ट लैंड है. ठीक है. अगर उस फॉरेस्ट लैंड के चारों तरफ कोई फील्ड लगा दे, या फिर इफ एनीवन प्लांट डज एनी प्लांटेशन, ठीक है, प्लांटेशन कर दे, या कुछ भी अर्बनाइजेशन के लिए कोई भी सेटलमेंट बनाना स्टार्ट कर दे, तो व्हाट विल हैपन कि इनिशियली दैट वाज अ फॉरेस्ट एरिया, बट उस फॉरेस्ट एरिया के चारों तरफ में व्हाट आर वी डूइंग? वी आर एक्चुअली सेटिंग अप मेनी अदर थिंग्स लाइक प्लांटेशन या फिर अर्बनाइजेशन कर दिया. तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो जो स्पीशीज का हैबिटेट है, इट इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू वेरियस फ्रैगमेंट्स. ठीक है. तो वो फ्रैगमेंटेशन और ये हैबिटेट लॉस की वजह से स्पीशीज आर बीइंग एक्सटिंक्ट एट अ वेरी वेरी alarming rate. ठीक है. This is the main and the most common reason for the cause of the biodiversity loss. ठीक है. तो इस डेटा को समझने के लिए इसको एग्जाम्पल इसमें दिया है कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, दे वंस ऑक्यूपाइड 14% ऑफ टोटल लैंड एरिया, एंड आज के टाइम पे दे ओनली ऑक्यूपाई 6% ऑफ द टोटल लैंड एरिया. ये तो थोड़ा पुराना डेटा है ना. अभी के टाइम पे तो दिस 6% से तो और भी ज्यादा कम हो गया होगा. ठीक है. सिमिलरली जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, जिनको लंग्स ऑफ प्लैनेट भी कहा जाता है, वो भी बहुत ही ज्यादा उनमें स्पीशीज डिस्ट्रॉय हो गई है. तो उसके वजह से इट इज द मेजर रीजन ऑफ द हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन. ठीक है. अच्छा, जो सेकेंड रीजन है दैट इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन. ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब अगर आप किसी भी चीज को एक्सेसिवली यूज करोगे, दैट विल बिकम एक्सप्लॉयटेड, दैट विल गेट एक्सप्लॉयटेड. So same thing happened. The same is the thing with over exploitation, that is excessive exploitation of any species, whether it is a plant or an animal, it reduces the size of its population. ठीक है. और वो उसका पॉपुलेशन का साइज इस मैनर में रिड्यूस कर देती है कि सच दैट इट बिकम्स वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन. मतलब अगर हम किसी स्पीशीज को इतना एक्सेसिवली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो वो एक ऐसी एज पे आ जाती है, इट बिकम्स सो मच वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन के मतलब अगर उसकी सिचुएशन इफ इट बिकम्स इवन मोर क्रिटिकल, तो द स्पीशीज विल इवन ड्राइव अवे टू द एक्सटिंक्शन. वो कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो जाएगी. ठीक है. इसमें एग्जांपल्स दिए गए हैं ओवर एक्सप्लॉइटेशन के. वन इज डोडो. डोडो वाज अ बर्ड जो मॉरिशस का बर्ड था, passenger pigeon, and three subspecies of tiger. Three subspecies of tiger they were there, and there was one cow जिसको बोलते थे Steller's sea cow. So आज के टाइम में no one knows about these species. Why?
because they have already become extinct in the last 500 years. And why have they become extinct? They have become extinct due to the over exploitation by the humans. ठीक है? So these are the examples of over exploitation. And जो third reason है cause of biodiversity loss, that is actually alien species invasion. एलियन मतलब कुछ कोई भी जो इस प्लैनेट से बिलोंग नहीं करता है. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एलियन स्पीशीज, तो जो भी कोई स्पीशीज उस पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग नहीं करती है, उस एरिया की नेटिव नहीं है, दैट इज नोन एज द एलियन स्पीशीज. ठीक है? So, what are actually alien species? So, these alien species, they actually were introduced or are introduced for their common economic uses. ठीक है? उनके बहुत सारे economic uses के लिए इनको introduce किया जाता है. But इनके साथ में problem क्या है? That they become invasive and they drive away the other local species. मतलब अगर आप किसी एलियन स्पीशीज को, सपोज वी आर ब्रिंगिंग एनी स्पीशीज, एनी प्लांट स्पीशीज फ्रॉम से फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तो वो जो स्पीशीज है वो ऑस्ट्रेलिया में तो ग्रो करेगी इन अ डिफाइंड मैनर, क्योंकि वो उसके कंडीशंस के अकॉर्डिंग वहां पे सूटेबल है. बट इफ यू ब्रिंग दैट प्लांट स्पीशीज टू इंडिया, तो दैट इज द एलियन स्पीशीज एंड इट might be creating a havoc in India, क्योंकि the entire environmental conditions, they are completely different in India, they are completely different from that of Australia. ठीक है? तो उसके वजह से वो प्लांट स्पीशीज जब ग्रो करेगी तो वो क्या करेगी, ये एलियन स्पीशीज, इट विल रिमूव द अदर लोकल स्पीशीज. बाकी उसकी ग्रोथ इतनी एक्सेसिव हो जाती है कि दैट इट स्टार्ट्स रिमूविंग द अदर लोकल स्पीशीज एंड दे ड्राइव अवे टू द एक्सटिंक्शन. ठीक है? So these species, मतलब जो alien species होती है, they are considered to be the second major cause of extinction of species after first is the habitat loss and fragmentation. ठीक है? सबसे जो major cause है, that is habitat loss and fragmentation, and second major cause is the alien species and invasion. So several examples are given under the heading of alien species invasion. First is water hyacinth. Scientific name of water hyacinth is Iconia chrysipis. ठीक है? वाटर हाइसेंस को टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं. टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया टू रिड्यूस वाटर पोल्यूशन. ठीक है? लोग जो थे इसको ऐसे सोच के लेके आए थे कि इसको जब वाटर बॉडीज में इंट्रोड्यूस करेंगे, इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द वाटर पोल्यूशन. बट एक्चुअल में क्या हो गया? कुछ उल्टा ही हो गया. इसकी ग्रोथ इतनी एक्सेसिव है, इतनी फास्ट रेट पे ये ग्रोथ करता है कि अब इट हैज क्लॉग द वाटर बॉडीज. वाटर बॉडीज को कैसे क्लॉग कर रहा है? क्योंकि देखो, वाटर बॉडी जो वाटर है, यू ऑलरेडी नो कि जो ऑक्सीजन होती है, डिजोल्व ऑक्सीजन, वाटर में ऑक्सीजन कम डिजोल्व होती है. ठीक है? तो डिजोल्व ऑक्सीजन का कंटेंट भी ऑब्वियसली वाटर में कम होगा. तो ये क्या होता है कि जब ये वाटर हाइसिन की ग्रोथ जब इतनी फास्ट होती है, तो जब ग्रोथ फास्ट होती है तो इट ट्राई derives more and more oxygen from the water. तो जब ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन वाटर हाइसिन derive करने लगेगा, so there will be lesser oxygen present in the water, and hence जो बाकी की स्पीशीज वाटर में प्रेजेंट है, लाइक द फिशेज, जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन, या जो भी जितनी भी स्पीशीज उस वाटर बॉडी में प्रेजेंट है, दे विल स्टार्ट बिकमिंग एक्सटिंक्ट. ठीक है? एंड ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस कहाँ पे किया था? इसको बंगाल में. एंड बंगाल में इसीलिए जब इसको इंट्रोड्यूस किया तो ऑल ऑफ अ सडन विद इन अ फ्यू ईयर्स, 3 to 4 years में सबने देखा कि उन वाटर बॉडीज में ये वाटर दिखना बंद हो जाता था. इनकी ग्रोथ मतलब इतनी फास्ट होती है, ये वाटर के ऊपर ऐसे ग्रो करते हैं जैसे जमीन पे ग्रो कर रहे हैं. ठीक है? एंड इतनी फास्ट ग्रोथ होती है कि इट बिकम्स एक्चुअली डिफिकल्ट कि इसमें आप पानी को कहीं पे नोटिस कर पाओ, बिकॉज इनकी ग्रोथ इतनी फास्ट होती है. ठीक है? एंड पीपल स्टार्टेड नोटिसिंग कि जो उसके अंदर जो स्पीशीज, प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज प्रेजेंट थी वाटर में, दे स्टार्टेड बिकमिंग एक्सटिंक्ट, दे स्टार्टेड बिकमिंग डाइंग. तो बिकॉज ऑफ दिस ग्रोथ ऑफ द वाटर हाइसिंथ. ठीक है? इसके बाद और एग्जाम्पल्स हैं. एक नाइल पर्च होती है, एक फिश है वो नाइल पर्च. वो क्या करती है? इट वॉज इंट्रोड्यूस इन द लेक विक्टोरिया ऑफ साउथ अफ्रीका. ठीक है? इसको साउथ अफ्रीका में इंट्रोड्यूस किया था. तो इस फिश ने क्या किया? इन अ वेरी स्मॉल टाइम इसने 200 नेटिव स्पीशीज, किसकी? सिकलेट फिश. सिकलेट फिश एक फिश है टाइप की, जो साउथ अफ्रीका में बहुत कॉमनली मिलती है.